स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज हम समझेंगे जीएसटी की कॉम्प्लेक्स एंट्रीज को। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम डिटेल में और उसमें हम दोनों एंट्रीज लेंगे, मतलब जिस पे जीएसटी लगता है और जिस पे जीएसटी नहीं लगता, वो दोनों टाइप की एंट्रीज। लेकिन हम जो केस समझेंगे वो होगा इंट्रा स्टेट सेल्स का, मतलब विद इन दी स्टेट ही सेल्स हुई हैं। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं आउटपुट जीएसटी में से और क्या एंट्रीज पास होती हैं। और हम इसमें भी दो केस समझेंगे कि अगर आउटपुट जीएसटी की वैल्यू ज़्यादा हो इनपुट जीएसटी से तब क्या करना होता है, और अगर इनपुट जीएसटी की वैल्यू ज़्यादा हो आउटपुट जीएसटी की वैल्यू से तब क्या करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को, जो कि इंट्रा स्टेट सेल्स के ऊपर है। मतलब इसमें सारी जो सेल्स हैं वो विद इन स्टेट्स हुई हैं और ये क्वेश्चन के ऊपर मोस्टली लिखा होता है अगर वो एक ही तरीके की सेल्स को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे जो रेट है दैट इज़ 6% ईच। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम ये समझेंगे कि कैसे हमने इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी में से सेट ऑफ करना है। तो वो भी एंट्रीज लास्ट में लर्न करेंगे। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड चेक ऑफ ₹4 लाख। तो सिंपली कैश आया है बिजनेस में और बैंक्स के थ्रू भी पैसा आया है बिजनेस में, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो ऐसी अमाउंट जो बिजनेस में प्रोपराइटर ने इन्वेस्ट की है उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अब हम समझते हैं सेकंड एंट्री को। बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1 लाख फ्रॉम गोपी, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% बाय चेक। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एंट्री है और जीएसटी भी इसमें इंक्लूडिंग है। गुड्स परचेज किए हैं जिसका कि लिस्ट प्राइस है ₹1 लाख गोपी से, और उस पर हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। जैसे कि हम सब पहले भी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज कर चुके हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी अपनी बुक्स में शो नहीं करते, लेकिन हाँ, अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिंपली ₹1 लाख के गुड्स खरीदे हैं जिसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो 20% 1 लाख का होता है 20,000। सो 1 लाख में से 20,000 माइनस करने के बाद 80,000 रुपीज़ आएगी। तो हमने अब 80,000 अमाउंट को ही अपने ध्यान में रखकर एंट्रीज को या अगली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है और हमने अब ट्रेड डिस्काउंट को बिल्कुल भूल जाना है। मतलब हमने 20% को तो याद रखना है, माइनस करने के बाद जो 80,000 अमाउंट आई है अब सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे। तो आगे चलते हैं। इसके लिए हमें वर्किंग नोट्स भी बनाने होंगे, तो इसके मैं सामने ही वर्किंग नोट्स बना रही हूँ सो दैट हम बाद में वैल्यूज़ को भी जान पाए कि कैसे लगेगी। सबसे पहले हमने 1 लाख रुपये के ऊपर हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। तो अब हमें 80,000 वाली अमाउंट को आगे लेकर चलना है। तो सबसे पहले 80,000 रुपीज़ जिसके हमने गुड्स परचेज़ किए हैं उसके ऊपर हम लगाएंगे टैक्स, मतलब 6% टैक्स भी हम पे करेंगे जब 80,000 के गुड्स परचेज़ करेंगे। तो क्या अमाउंट बनेगी? सबसे पहले हम इसमें टैक्स ऐड कर देते हैं, CGST 6% एंड SGST 6%, जो कि बनेगा 4800 एंड 4800। इसका टोटल कर लेते हैं। सो 89,600 की अमाउंट जो है अब हमने इसके ऊपर आगे चलना है। 89,600 की अमाउंट में से जो पेमेंट की है हमने 60% बाय चेक, मतलब 60% कैश पेमेंट हुई है और बाकी 40% जो होगा वो क्रेडिट पे हमने गुड्स परचेज किए। और कैश डिस्काउंट हमें हमेशा कैश पेमेंट पर ही मिलता है, तो इसका मतलब हमें 60% के ऊपर ही 5% कैश डिस्काउंट मिला होगा। तो अब इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं 89,600 को आगे दो हिस्सों में। एक तरफ आ जाएगी 60% वाली अमाउंट जो कि कैश है और एक तरफ आ जाएगी 40% वाली अमाउंट जो कि होगी क्रेडिट। ठीक है। सो 89,000 का 60% कितना होगा? इज इक्वल टू ₹53,760। मतलब हमने इतनी अमाउंट उनको दी होगी। ठीक है। जब हमने इतनी अमाउंट उनको दी जिनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, मतलब गोपी को दी, तो उसने हमें 5% डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया। मतलब
इसके ऊपर 5%, सो रुपीज़ 53,760 का 5% कितना होता है? दैट इज़ रुपीज़ 2688। ठीक है, तो ये मुझे उन्होंने डिस्काउंट दिया और वो नेचुरली माइनस होगा, और नेट मैंने कितनी अमाउंट पे की होगी? 51,072। ठीक है, तो मतलब इतने का कैश हमने नेट पे किया होगा डिस्काउंट रिसीव होने के बाद, और जो बाकी की 40% अमाउंट है वो सारी क्रेडिट पे परचेज किए हैं गुड्स। सो इसमें से जब हम ये वाली अमाउंट माइनस कर देंगे तो वो 40% जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाली अमाउंट आ जाएगी, विच इज़ रुपीज़ 35,840। अब हमने इसको कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है? सबसे पहले परचेजेस को हमने करना है डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, और गुड्स की वैल्यू कितनी थी? रुपीज़ 80,000। तो सबसे पहले तो हम 80,000 को डेबिट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर CGST और SGST लगा, तो ये भी क्या है? इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये दोनों अमाउंट भी डेबिट होंगी। ठीक है, एंड अब क्रेडिट क्या होगा? कैश कितने का गया हमारे से? कैश हमारे से गया इतना रुपीज़, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। एंड डिस्काउंट मुझे कितना रिसीव हुआ? 5% हुआ था इसके ऊपर, तो वो ये है, इसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, और इतने की क्रेडिट परचेजेस हुई हैं, मतलब ये अमाउंट, इसको हम दे देंगे क्रेडिट गोपी के नाम से। तो चलिए अब हम एंट्री को पास करते हैं। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4800। आफ्टर दैट टू बैंक, बैंक इसलिए किया है क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है। ठीक है, और कितनी पेमेंट हुई थी? रुपीज़ 51,072 रुपीज़, उसको क्रेडिट कर दिया। और डिस्काउंट कितने का मिला था? 5%, रुपीज़ 2688। और बाकी की जो क्रेडिट परचेजेस हुई हैं गोपी से, दैट इज़ रुपीज़ 35,840। Transaction is sold goods to Manoj and Company of the list price rupees 2 lakh less 15% rate discount and 4% cash discount and received 40% by check। तो गुड्स बेचे हैं मनोज को, जिसका कि लिस्ट प्राइस था 2 लाख रुपए, और उसके ऊपर 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा डिडक्ट करके जो वैल्यू आती है उसी को ही कंसीडर करना होता है। 2 लाख का 15% होता है 30,000, और जब हम माइनस करेंगे 2 लाख में से 30,000 तो आएगा 1,70,000। तो हमने 1,70,000 को ही माइंड में रख के आगे प्रोसीड करना है। वर्किंग नोट्स में हम हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके एक बार शो करते हैं, और उसके बाद 1,70,000 को बेस बना के अगली वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीधा 1,70,000 की अमाउंट से। तो 1,70,000 रुपीज़ की अमाउंट के गुड्स हमने बेचे हैं मनोज को। इसके ऊपर हमें आएगा आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, जो कि है 6%, और वो बनता है 10,200 रुपीज़, 10,200 रुपीज़, और टोटल हो गया 1,90,400 रुपीज़। सो 1,90,400 रुपीज़ की जो अमाउंट बनी है टैक्स को ऐड करने के बाद, अब हमने आगे पढ़ना है एंट्री को। जैसे कि 4% कैश डिस्काउंट मिला, जैसे कि 4% कैश डिस्काउंट हमने दिया जब हमें पेमेंट रिसीव हुई। ठीक है, और पेमेंट हमें कितनी रिसीव हुई? 40% बाय चेक। तो पेमेंट चाहे कैश से रिसीव हुई हो चाहे चेक से रिसीव हुई हो, उसको हम कैश सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर चेक से आई है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और अगर कैश से आई है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, लेकिन दोनों ही केसेस में ये होगी कैश ट्रांजैक्शन। सो 40% कैश ट्रांजैक्शन हुई है इसका मतलब, तो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। 40% चेक से हुई है पेमेंट, ऑलराइट, एंड 60% क्या हो जाएगा फिर? क्रेडिट सेल्स। नाउ अब 1,90,400 का 40% कितना होता है? जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब वो आती है अमाउंट रुपीज़ 76,160, और जो बाकी की अमाउंट है मतलब 60% जो कि क्रेडिट है, दैट इज़ रुपीज़ 1,14,240। तो अभी तक आपको सिंपल लगना चाहिए। हमने क्या किया? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद उस पर दोनों टैक्सेस लगाए, CGST एंड SGST, और हमने अमाउंट को
कैलकुलेट किया कि कितने के अमाउंट की हमने मनोज से लेनी है, मनोज से हमने इतनी अमाउंट लेनी है, और उसमें से 40% उसने हमें पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी बाय चेक और 60% की क्रेडिट सेल्स हो गई। तो जो पेमेंट उसने ऑन द स्पॉट हमें की, हमने उसको क्या दे दिया, उसके ऊपर 4% कैश डिस्काउंट। तो इसका 76,160 का 4% कितना होगा, इट इज़ ₹3046। तो हमने उसको इतने का डिस्काउंट दे दिया और नेट अमाउंट उसने हमें कितनी दी, 73,114 रुपीज़। ठीक है, जो कि इसको हम कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं, वैसे बैंक ही लिखेंगे क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है। तो इतने की अमाउंट उसने हमें दे दी ऑन द स्पॉट, इतने का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब हम समझ लेते हैं क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी। सबसे पहले तो हमें कितने पैसे आए, ठीक है, कितने पैसे आए, हमें इतने पैसे आए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको हम कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। एंड हमने उसको डिस्काउंट दिया 3046 का डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए वो है एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हम हमेशा करते हैं डेबिट। ओके, उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे डेटर्स भी रेज हो गए हैं इतने अमाउंट के। ठीक है, इतने अमाउंट के मेरे डेटर्स रेज हो गए हैं, इतनी अमाउंट मुझे अब ड्यू है, उसने कभी देनी है फ्यूचर में, तो हम इसको कर देंगे डेबिट, इसके नाम से, जो कि है मनोज एंड कंपनी। तो इन सबको हम करेंगे डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट सिंपली जितने की सेल्स हुई, सेल सबसे पहले हुई, हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारी इतनी की सेल्स हुई, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को भी हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, हम तीनों को बेसिकली क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, तीनों को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि सारों से हमें इनकम आ रही है, एंड वी ऑलवेज क्रेडिट इनकम्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हमेशा वर्किंग नोट्स के ऊपर नंबरिंग ज़रूर करिए। जैसे कि जो हमने ये वाली एंट्री की थी वो था वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, बैंक अकाउंट के आगे हम लिख देंगे 1। और जो सेकंड हमने ये वाली जो एंट्री की है वो है सेकंड वर्किंग नोट, और यहाँ पे हम बैंक के आगे लिख देंगे 2। ये बेसिकली इसलिए है सो दैट हम बता सकें कि हमने ये वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट किया है, और वो आपकी टीचर वर्किंग नोट्स को रेफ़र कर सकती है, जो कि हम क्वेश्चन के लास्ट में वर्किंग नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज पेड टू गौरी ₹95,000 बाय चेक। तो चेक से पेमेंट की है हमने गौरी को, गौरी मेरी क्रेडिटर होगी तभी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम जीएसटी लेवी नहीं करते। अगर हमें हमारे डेटर से भी पैसा आता है तब भी हम जीएसटी लेवी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी को हम इग्नोर करेंगे, और पेमेंट जो हुई है दैट इज़ बाय चेक, तो इसका मतलब हम क्रेडिट करेंगे टू बैंक को। जो पॉइंट समझने वाला यहाँ पे है वो ये है दैट इट इज़ पेड 95,000 इज़ पेड आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। मतलब जो 95,000 अमाउंट आई है ये डिस्काउंट 5% डिडक्ट करने के बाद आई है। मतलब 95,000 जो अमाउंट है वो 95% है, और अब हमें जानना होगा कि 100% कितना होगा। तो 95,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे 95 से, जो कि आएगा 1 लाख। मतलब 1 लाख रुपीज़ के ऊपर कैश डिस्काउंट माइनस करके हमने 95,000 पे किया गौरी को। तो यहाँ पे एंट्री होगी गौरी को 1 लाख रुपीज़ देने थे, लेकिन हमने उसको दिए 95,000, और 5,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया, इसलिए वो क्रेडिट कर दी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस 20,000 एंड फॉर हाउस 10,000। तो ऑफिस यूज़ के लिए उसने 20,000 एक्सपेंसेस पे किए इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो सिंपल एक्सपेंस की एंट्री है। लेकिन जो 10,000 उसने अपने घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए हैं वो ड्राइंग्स है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, वो अपने घर के एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो उसको हम ड्राइंग्स की एंट्री ही करेंगे। तो एंट्री करते हैं
नेक्स्ट इज पेड सैलरीज बाय चेक। तो ऐसी एंट्रीज पे हमने जीएसटी को लेवी नहीं करना होता है। अब इसकी भी सिंपल एंट्री होगी। Next is Dinanath, a debtor of rupees 40,000 has become bankrupt and only 25% received from him by check। तो 40,000 रुपीज़ हमने दीनानाथ से लेने थे, लेकिन वो बैंक करप्ट हो गया और सिर्फ 25% ही हमें थ्रू चेक पेमेंट आई। तो 40,000 का 25% कितना होता है? इट इज़ 10,000। सो 10,000 आए चेक से, सो बैंक अकाउंट डेबिट। बाकी का जो 75% है दैट इज़ बैड डेट्स, क्योंकि हमें लॉस हो गया है इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं टू दीनानाथ। नेक्स्ट इज विड्रू फ्रॉम बैंक रुपीज 60,000 फॉर ऑफिस एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की अमाउंट दैट इज ड्राइंग्स। सो एंट्री विल नेक्स्ट इज रिसीव्ड बाय चेक फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000। सो बैड डेट्स की एंट्री पे हमने जीएसटी नहीं लगाना होता, और ऐसे ही अगर हमें बैड डेट्स रिटर्न ऑफ से कोई पैसा आ गया है तब भी हमने जीएसटी नहीं लगाना, और ऐसे केस में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट एंट्री इट इज़ इम्पॉर्टेंट और ये अलग भी है बाकियों से। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 60,000 टू किशोर अगेंस्ट चेक। सो किशोर को गुड्स बेचे जिसकी कॉस्ट थी 60,000 और उसने हमें चेक से पेमेंट कर दी। एट प्रॉफिट रुपीज़ 25% ऑन कॉस्ट। सो हमें 25% प्रॉफिट लगाकर हमने उन गुड्स को बेचा। 60,000 कॉस्ट थी, 60,000 का 25% कितना होता है? इट इज़ 15,000। तो 60,000 वाले गुड्स को मैंने 75,000 पे बेचा, ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब उसके बाद उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट भी हमने दिया, तो 10% हम माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर हमने कैश डिस्काउंट उसको अलाउ किया। बेसिकली अब हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये सेल्स की एंट्री है। वो हमने कब करना है? जब हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे उसके बाद। तो फटाफट से पहले हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं और उसमें समझेंगे। मैं यहीं नीचे ही वर्किंग नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। तो 60,000 के गुड्स थे, ये थे कॉस्ट पे, प्लस 25% प्रॉफिट विच इज़ रुपीज़ 15,000। सो 75,000 के गुड्स हमने बेचे। अब 75,000 पे माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो कि बनता है 7,500, और अगर इसको माइनस करने के बाद आएगा 67,500। अब ये वाली अमाउंट के ऊपर हमें लगाना होगा, ऐड करना होगा प्लस आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। तो 6% दोनों का लगाएंगे 67,500 का, जो कि आएगा 4050 प्लस 4050। सो ये प्लस ये दिस इज 75,600 रुपीज़। सो 75,600 रुपीज़ हमने किशोर से लेने हैं, फाइन। अब उसने हमें ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, तो जब उसने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी तो 2% हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, और कैश डिस्काउंट होता है हमारे लिए एक्सपेंस, तो उसको हम करेंगे डेबिट। तो इसका 2% भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा ₹1512। तो फटाफट से मैं एंट्री को लिख देती हूँ। सो ये एंट्री बेसिकली रिपीट ही थी, लेकिन जो पॉइंट इसमें समझने वाला था वो ये था कि अगर गुड्स को हम बेचते हैं प्रॉफिट लगाने के बाद, तो कैसे कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लगाना है, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हमने टैक्सेस को या जीएसटी को कैलकुलेट करना है, और फिर
पेमेंट के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ऑन द स्पॉट पेमेंट हुई है, डिस्काउंट को माइनस करना है जो कि था 2% यहाँ पे। चलिए अब हम समझते हैं सेटिंग ऑफ की एंट्रीज को। बेसिकली इन एंट्रीज में हम इनपुट जीएसटी जो कि हमने परचेजेस के टाइम पे पेमेंट की थी उसको हम वसूल लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं फ्रॉम आउटपुट जीएसटी जो कि सेल्स के टाइम पे हमें जीएसटी की अमाउंट रिसीव हुई थी। तो इसी सम को हम कंटिन्यू करके एंट्रीज को पास करेंगे। सो सबसे पहले हमें इन एंट्रीज को पास करने से पहले बनाने होंगे वर्किंग नोट्स, और हमें देखना होगा कि हमारे पास कितनी अमाउंट कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जैसे कि और एक चीज़ और, सारे टैक्सेस को हम अलग अलग लिखेंगे, मतलब आउटपुट सीजीएसटी को अलग लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी से, ठीक है। और इसी में से कोशिश करेंगे उसके साथ वाला टेक्स्ट जो है वो सेट ऑफ हो। तो सबसे पहले है आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी हमने जो अभी सम किया था उसमें हमें 2 एंट्री से आया था। पहले तो आया था इस एंट्री से 4050 रुपीज़, और दूसरा आया था इस एंट्री से 10,200 रुपीज़। तो इन सब का हम टोटल कर लेंगे जो कि बनेगा 14,250 रुपीज़। और इनपुट सीजीएसटी मतलब हमने कितनी पेमेंट की थी अभी तक, हमने पेमेंट की थी इनपुट सीजीएसटी सिर्फ एक ही एंट्री में की थी विच इज़ 4800 रुपीज़। तो 4800 की अमाउंट को हमने इसमें से सेट ऑफ करना है। तो इसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि हमारा इनपुट सीजीएसटी की अमाउंट कम थी आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी के कंपैरिजन में। तो हमारा सारा इनपुट जो सीजीएसटी की अमाउंट थी वो रिकवर हो गई आउटपुट सीजीएसटी में से। तो हमने 4800 रुपीज़ को सेट ऑफ कर लिया आउटपुट सीजीएसटी में से। तो ये एंट्री होगी। सेकेंड इज आउटपुट एसजीएसटी, वो बिल्कुल उतना ही था जितना कि आउटपुट सीजीएसटी था। सो सेम इसकी एंट्री होगी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट एसजीएसटी विच इज़ 4800 रुपीज़ 4800 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने लास्ट में ये चीज़ देखनी है कि जो एक्सेस अमाउंट बची आउटपुट जीएसटी की इनपुट में से माइनस करने, इनपुट को निकालने के बाद इट इज़ 9,450 इन बोथ द केसेस। इन दोनों टैक्सेस को अब हमें, क्योंकि ये एक्सेस है, बैंक में डिपॉजिट कराना है, और तब हम एक और एंट्री करेंगे, दोनों टैक्सेस को डेबिट करेंगे 9450 टू बैंक 18,500। तो इस केस में आउटपुट जीएसटी इनफ था, उसने इनपुट जीएसटी को आराम से हम सेट ऑफ कर पाए। अब कई बार क्या होता है कि इनपुट जीएसटी ज़्यादा हो जाता है आउटपुट जीएसटी से, तो उस केस में हमने क्या करना है आइए समझते हैं इसी एग्जांपल की फिगर्स को थोड़ा चेंज करके। सो इन केस इनपुट जीएसटी इज़ मोर देन आउटपुट जीएसटी, उस केस में हम क्या करेंगे, जितना आउटपुट जीएसटी है उतना मैक्सिमम क्रेडिट जो है वो इतना मैक्सिमम सेट ऑफ हो जाएगा इनपुट जीएसटी का, और जो अमाउंट बच जाएगी वो हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, और इसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं। तो उसी एग्जाम्पल में मैंने फिगर्स को थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे मान लीजिए आउटपुट सीजीएसटी था 14,250 और इनपुट सीजीएसटी था 20,000 रुपीज़। तो इनपुट सीजीएसटी ज़्यादा है इससे, तो हम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट सीजीएसटी में से, हम इतनी अमाउंट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए। चलो अब हम एंट्री पास कर लेते हैं। सो इस तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम, और आज की वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आईजीएसटी को भी इंट्रोड्यूस करूँगी और कैसे हमने आईजीएसटी को सेट ऑफ करना होगा। तो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सेल्स दोनों की ट्रांजैक्शंस को हम साथ में रिकॉर्ड करेंगे, एक सम करेंगे, और उसमें भी ऐसे ही हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे जैसे कि आज लास्ट में ये हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।